हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। अब हम लोगों का जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सभी के हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर चुके हैं। ये बेसिकली जो पेपर है अभी एग्जाम हुआ है टर्म 1 का, भी पता है आपको, प्री बोर्ड चल रहे हैं 12th क्लास के बच्चों के। तो ये स्पेशल जो गवर्नमेंट स्कूल में भी एग्जाम हुए, सीबीएसई के एग्जाम्स हुए, उनके क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करें। सेम पेपर का जो फॉर्मेट है इसी तरह से आप लोगों का टर्म 1 का दिसंबर में जो एग्जाम है वो होंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चंस है। तो जब मैं एक साथ 60 क्वेश्चन अपलोड करती हूँ तो बच्चे बोलते हैं मैम बहुत ही ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है, तो आप उसको चैप्टर को 2 भागों में बांट दो। तो वही मैंने किया है कि जो 60 क्वेश्चंस है उसमें से आपको 50 करने होते हैं, तो मैंने 60 में से 40 क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी इसका जो पार्ट 2 है वो आपको बिल्कुल कल या शाम तक आपको पूरा मिल जाएगा। तो चलिए हम आज लोग 40 क्वेश्चन जो कि अभी गवर्नमेंट स्कूल का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आया था, तो मैंने कहा आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जहां से भी कहीं से भी जो भी न्यू एमसीक्यूज मिलते हैं तो मेरा एम होता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस और ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप लोग कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर नोन एज अ, ये आने वाले साल के लिए जो भी हमारे एस्टिमेट होता है, क्योंकि एक्चुअल तो होता नहीं, आने वाले साल के हमेशा एस्टिमेट पर बेस्ड होता है। जो हमारा एस्टिमेट रेवेन्यू और जो हमारा एस्टिमेट एक्सपेंडिचर होता है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, फिजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, क्या गवर्नमेंट बजट बोलते हैं? इसमें से कुछ भी नहीं बोलते। तो ये बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट बजट होता है जो आने वाले साल के लिए बनाया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के एस्टिमेट रिसिप्ट और एस्टिमेट हमारे एक्सपेंडिचर दिए होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स, कुछ बैलेंस ऑफ ट्रेड है, अभी पढ़ा था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कह रहा है इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इकोनॉमी का, वो रिकॉर्ड क्या करता है फिस्कल ईयर का। तो ट्रेड याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आपको पता ही है कि तुम्हारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स भी आते हैं, सर्विसेज भी आते हैं, यूनिलेटरल भी आते हैं। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर केवल और केवल क्या आता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, ओनली केवल विजिबल आइटम्स आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं इनफ्लो और आउटफ्लो फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, केवल और केवल विजिबल आइटम्स को ही यहाँ पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक, इसमें से कौन सा बैंक है जनरल पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट नहीं करता? क्या बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक है वो ऑर्डिनरी पब्लिक से कोई डील नहीं करता, ये बैंकों का बैंकर होता है, ये सरकार गवर्नमेंट का बैंक होता है। नेक्स्ट कैन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आपने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो होते हैं, करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में हमारा बेसिकली होता है क्या है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स से मर्चेंडाइज आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन आते हैं, जो भी इनकम एक्सपेंड होते हैं वो आते हैं, और हमारे जो कैपिटल अकाउंट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करते थे। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंपोर्ट एंड गुड्स इन इंडिया उसको तो शामिल करते ही है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ केपीओ सर्विसेज भी इसमें आती है। इन्वेस्टमेंट डन बाय किया मोटर्स इन इंडिया, जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें नहीं आते करंट अकाउंट में, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो गुंजन है एक्सप्लेनिंग टू हर फ्रेंड्स दैट कमर्शियल बैंक कैन नॉट क्रिएट अनलिमिटेड बैंक मनी, कि जो कोई भी कमर्शियल बैंक है वो अनलिमिटेड पैसा क्रिएट नहीं कर सकती, एज क्योंकि दे हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट एंड रिजर्व, क्योंकि उसको दो तरह के रिजर्व रखने पड़ते हैं, एक अपने पास रखने पड़ते हैं, दूसरा आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। तो हमको पता ही है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास खुद के पास ऐसे लिक्विड फॉर्म में रखने होते, ताकि जो वो डे टू डे के नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, उसे SLR बोलते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और रिजर्व का जो एक पर्टिकुलर डिपॉजिट आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और इन दोनों का सम ऑफ क्या होता है? LRR। याद रखना LRR की दो कंपोनेंट्स है, SLR प्लस CRR। तो कह रहा है कि बिल्कुल सही है कि भैया ऐसा नहीं है कि बैंक जितना चाहे पैसा क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसको रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, ये आरबीआई डिसाइड करते है कितना उसे रिजर्व मेंटेन करना है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट अल्टरनेट्स विच स्पेसिफाई टूवर्ड द कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय हेड। तो वो कौन से कंसेप्ट को एक्सप्लेन करे? क्या वो लीगल रिजर्व रेशियो के बारे में बात करे, क्या वो रेपो रेट के बारे में बात करे, क्या वो बैंक रेट के बारे में बात करे, या मनी क्रिएशन के बारे में बात करे? तो ये बेसिकली LRR की बात करें, लीगल रिजर्व रेशियो की बात कर रहे हैं, कि जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं उसे दो तरह के रिजर्व रखने पड़ते हैं। एक रखना पड़ता है अपने पास, दूसरा रखना पड़ता है उसे रखना पड़ता है आरबीआई के पास। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ए, लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि वो इसके बारे में बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट है सिक्स्थ, इसको हटाए थे, सिक्स में गलती से आंजी लग गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि टीचर इन अ क्लास इज एक्सप्लेनिंग टू हर स्टूडेंट, टीचर यहाँ पे अपने बच्चों को बता रही है कि आरबीआई हैविंग नो रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि आरबीआई का कोई रोल नहीं है फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन करने में बाय द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देखिए फॉरेन करेंसी की जो डिमांड एंड सप्लाई होगी वो फ्रीली होगी, यानी कि उसकी डिमांड और सप्लाई जो है वो डिसाइड करेगी उसकी कितनी रेट होनी चाहिए। ये जो अब मेंशन स्टेटमेंट है गिवन बाय द टीचर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। तो आपने पढ़ा है तीन तरह के बेसिकली होते हैं, फिक्स्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, फ्लेक्सिबल जिसकी मांग और डिमांड एंड सप्लाई जो फोर्सेस होती है वो डिसाइड करती है, मैनेज्ड हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जो आरबीआई होती है उसका इंटरवेंट होता है। तो यहाँ पे फ्रीली रह गए, तो यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ है जो रेगुलेट करता है मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इंडिया का। तो ये क्या आरबीआई डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, नेबार्ड। तो इसका आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक जो इंडिया है वो बेसिकली इसको डिसाइड करता है। नेक्स्ट पे है कि सेकंड 5 ईयर प्लान वाज आल्सो नोन एज, ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज्यादा पुशअप मिला था इससे। फर्स्ट प्लान जो था हमारा 5 ईयर वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर को डिवोटेड था, और सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए किया था। तो सेकंड 5 ईयर प्लान को और किस नाम से जाना जाता है, क्या उसे आईपीआर प्लान के नाम से जाना जाता है, क्या उसे नेहरू प्लान के नाम से जाना जाता है, महालनोबिस के नाम से इंडस्ट्रियल प्लान, तो महालनोबिस मॉडल या प्लान के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस पूरे को जो ड्राफ्ट है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड रेफर टू, जब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड कि किस दिशा में हमारी ट्रेड हो रही है, तो इसके मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है कि व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग, क्या हम एक्सपोर्ट करें उसके बारे में बात करें, क्या हम इंपोर्ट करें इसके बारे में बात करें, विद वूम वी आर ट्रेडिंग, किसके साथ ट्रेडिंग करें। तो बिल्कुल सही, जब डायरेक्शन की बात होती है तो ये बताया जाता है कि हम किस देश के साथ, किस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड हो रहा है। तो डायरेक्शन बेसिकली किसके साथ हमारा ट्रेड हो रहा है ये बताते हैं। नेक्स्ट है कि डैश इज अ प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, कि फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। समझ आए, इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स इन इंडिया, कि कौन सा है इसमें से जो डायरेक्ट फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। क्या कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं, नेबार्ड इज द रूरल एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, माइक्रो क्रेडिट सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो डायरेक्ट फार्मर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, याद रखना किसको इसमें पूछ रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में किसे इंक्लूड किया जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अलग है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछ रहा है, शिपिंग सर्विस नहीं आता, इंश्योरेंस नहीं आएगा, इंपोर्ट्स एंड गुड्स, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स ऑफ जो गुड्स होते हैं वही आते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसने बैलेंस ऑफ ट्रेड का पूछा किसको इंक्लूड करेंगे, तो हमारा आंसर होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, 12th का आंसर है सी। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश इज नॉट इंक्लूड द 3 डायमेंशनल अप्रोच ऑफ पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम, ये पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम के अंदर इसमें से 3 डायमेंशनल जो हमने अप्रोच बनाया था उसमें कौन सा है जो इसमें नहीं आएगा। पॉपुलेशन कंट्रोल वो तो आएगा क्योंकि सबसे पहले गरीबी दूर करने के लिए पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। दूसरा राइज इन जीडीपी बढ़ाना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की एम्प्लॉयमेंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स, इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। तो इसमें जो राइज इन जीडीपी है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि इन हिपोथेटिकल इकोनॉमी, हमने एक इमेजिनरी इकोनॉमी बनाई जिसमें मिस संजना जो है ओनली ह्यूमन बीइंग है, अकेली एक इंसान है, और यहाँ पे कोई बायर्स भी नहीं है, कोई सेलर भी नहीं है, ना कोई खरीदने वाला ना कोई बेचने वाला, अकेली मिस संजना है। तो नीड ऑफ मनी विल बी, तो उसको पैसे की जरूरत क्या होगी, क्या जीरो जरूरत होगी, मोर बहुत ज्यादा जरूरत होगी, लेस बहुत कम जरूरत होगी, या वेरी लेस बहुत कम। तो इसका आंसर है जीरो, क्योंकि पैसे की जरूरत हमें एक्सचेंजेस के लिए होती है बेसिकली, और जब कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर तो हमारे उनके बीच एक्सचेंजेस कहाँ से होंगे, समझ में। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका जीरो। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज नोन एज ए ग्रेट डिवाइड ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट में कितनी बार मैंने भी आप लोगों से एमसीक्यू चैप्टर वाइज करा तब भी आपसे पूछा था। तो किस ईयर को ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे जो पॉपुलेशन थे स्टेंजन थे, ठहरे हुए थे, कई बार तो नेगेटिव पॉपुलेशन भी देखेंगे, पहले की तुलना में पॉपुलेशन घट गए, लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन जो कभी भी गिरी नहीं, हमेशा बढ़कर ही आई है। हमने कल मतलब ज्योग्राफी जिनके पास है उनको भी मैंने लास्ट क्लास में
बताया था 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन के। नेक्स्ट है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय के आज़ादी के टाइम में जो हमारी इकोनॉमी के टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है जिसकी ये विशेषता नहीं थी, जिसका कैरेक्टर नहीं था। क्या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी? बिल्कुल सही, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, पुरानी टेक्नोलॉजी। हाई इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा बहुत इन्वेस्टमेंट, यही वो पॉइंट है वो कि सरकार उस टाइम पे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, तो हाई इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट जो है वो कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कि स्टेटमेंट, आपने देखा इको में जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट एसर्शन रीजन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो अब हम लोग स्टेटमेंट और एसर्शन रीजन के क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है 17 क्वेश्चन का कि लैंड रिफॉर्म्स आर द पार्ट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। बिल्कुल सही है कि लैंड रिफॉर्म में जो हमने जब किया था तो सबसे पहले क्या कहते हैं, लैंड रिफॉर्म आर द मेजर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में सबसे पहले हमने क्या करा था, लैंड रिफॉर्म्स किए थे, जिसमें जितने भी मीडिएटर्स हैं उन सबको हटाया था। लैंड सेविंग क्या था, मैक्सिमम एक लिमिट होगी, उससे ज्यादा कोई किसी के पास लैंड नहीं हो सकता, इस तरह के हमने रिफॉर्म्स किए थे, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, लैंड रिफॉर्म एबॉलिश्ड इंटरमीडिएट, लैंड रिफॉर्म ने पूरी तरह से खत्म कर दिया क्या इंटरमीडिएट्स को। देखिए कोशिश तो बिल्कुल हुई थी बट हमें सक्सेस नहीं मिला था, ये भी पता है, क्योंकि बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे उनको उन्होंने इस पॉलिसी को चैलेंज किया था और पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाया था। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है, सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। दोनों स्टेटमेंट मैंने आप लोग को समझाते हैं। देखा आपने, हर बार जब मैं 40 से 35 क्वेश्चन लेती हूँ तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ, ताकि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, और बहुत सारे बच्चे उसका आंसर भी बताते हैं। नहीं मिलता आप लोग फिर से बुक पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, तो एटलीस्ट बहाने आपकी बार बार रिविजन तो होती है। तो चलिए 17 क्वेश्चन आप लोग के लिए आज हम छोड़ रहे हैं, तो ऐसे ही आगे 1-2 क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए छोड़ती चलूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट है कि जीएसटी एक्ट 2016 वाज इम्प्लीमेंट इन जुलाई 2018। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो जीएसटी है वो मार्च 29 2017 में पास हुआ था, और उसका इम्प्लीमेंट हुआ था जुलाई 2017 में, तो ये तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है जीएसटी डिवाइडेड इंटू 3 सब कैटेगरी, बिल्कुल सही है कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो आईजीएसटी है वो आपका जो स्टेट है ना एसजीएसटी, तो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम एक ही काउंट में काउंट करते हैं, क्योंकि बच्चों का हो सकता है कमेंट आए मैम यहाँ पे तो स्टेट जीएसटी है लेकिन यूनियन टेरिटरी का अलग है, तो जब स्टेट और यूटी जो बात करते हैं तो इसी एक ही साथ हम उसको ले लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है बट सेकेंड क्या है हमारा ट्रू है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेकेंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज फॉल्स। ठीक है, तो याद रखना कि 4 में कैटेगराइज किया था लेकिन स्टेट और यूनियन को हम एक साथ ही ले लेते हैं। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कमिटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या देखा था, कमिटेड मतलब सरकार को जो पर्टिकुलर कमिटमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन पे करना है, प्रशासन के ऊपर खर्च करना है, ठीक है, टीचर्स की सैलरी देना, गवर्नमेंट स्टाफ हो, तो ये कमिटेड है, सरकार को करने ही पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल ठीक है। और दीज एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एनी एसेट द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार करती है, सरकार की ना तो कोई एसेट्स बनती है बट वो कमिटेड रहते सरकार को पूरे करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो 19 का जो आपका हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट है 20th स्टेटमेंट कि द पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन, कि जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर है उसको नॉन पुअर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी टर्म में देख लेना कि मौद्रिक वैल्यू मॉनेटरी टर्म में 2400 कैलोरीज और 2100 कैलोरीज है, तो 24 और 21 कैलोरीज है, इन द टर्म ऑफ कैलोरीज है। यहाँ पे मॉनेटरी टर्म पूछा, तो मॉनेटरी टर्म में देखो यहाँ पे आप जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे 816 रुपए है, और रूरल सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो रूरल एरियाज में है वहाँ पे 816 है, जो अर्बन एरियाज वहाँ पे 1000 है। तो मॉनेटरी टर्म में 816 और 1000 होना चाहिए, बट इन्होंने तो कैलोरीज में दे दिया है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है बट फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। अगर ये कैलोरीज टर्म में होता फिर तो हमारा सही होता, बट इसने क्या पूछा आपसे मॉनेटरी टर्म में, तो मॉनेटरी टर्म में तो मॉनेटरी वैल्यू आनी चाहिए ना, ये आप लोग देख लेना, आपकी पॉवर्टी चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। आज के टाइम में पूरे जो जितने भी फॉरेनर है वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने को बहुत ज्यादा तैयार हैं, चाहते हैं कि इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया का बहुत बड़ा लार्ज मार्केट बन चुका है, यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड हर तरह के लेबर्स मिल जाते हैं, बड़ा सा मार्केट है, तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है, इन्वेस्ट करने के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है। यार अकॉर्डिंग टू द CEBR, आपको पता होगा ये जो है बेसिकली इकोनॉमिक और बिजनेस रिसर्च बताता है कि जो इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया आने वाले टाइम में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी इन टर्म ऑफ GDP बाय 2030 तक। तो ये जो है बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है,
चाहे तो आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट ऐसा रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, तो इसका आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये बिल्कुल अभी पेपर हुआ है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का, हो सकता है सीबीएसई का पैटर्न जो है इसी टाइप का आ जाए, क्योंकि ये पेपर किसी एक स्कूल ने नहीं बनाया, ये भी बड़ा जोनल लेवल पे ही बना होगा। तो मैं भी चाहती हूँ आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, कि डाउट हो तो फिर से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, या मैं जब लाइव क्लासेस लूंगी इकोनॉमिक्स की तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग उसको देखिएगा, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई रीजन समझ में ना आए, या आपको लगे कि मैम ने आंसर क्यों बोला है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब लाइव क्लासेस होंगे तो वहां पे हम इन सारे क्वेश्चंस को जिनके भी जिस भी पॉइंट्स में डाउट होंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा एसर्शन कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई टू इकोनॉमी। तो हमने पढ़ा है कि ओपन मार्केट जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है यूज किया जाता है ताकि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया जा सके, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो कह रहा है 22, ये देखना है आपको कि सेंट्रल मार्केट सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक सेल कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जब सेल करेगी, बेचेगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पैसा है वो इकोनॉमी से बैंक के पास आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक बेचते हैं ना बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो नहीं होगा बल्कि कम होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसमें क्या होगा, एसर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 23। यार विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज द प्राइमरी डिपॉजिट इन द बैंक, कि कौन सा जो स्कीम है सरकार का जो डायरेक्टली प्राइमरी डिपॉजिट को इन्फ्लुएंस करा, प्रभावित करा, जनधन योजना, जीएसटी, मुद्रा योजना, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है जनधन योजना, क्योंकि इसमें सरकार ने बहुत सारे गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों का जाके अकाउंट खोला है। अकाउंट खोलेंगे लोग, पैसा बैंक में जमा करवाएंगे, जिससे कि प्राइमरी डिपॉजिट बैंक की बढ़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि एसर्शन की इंपोर्ट ऑफ कार फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन अ करंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, कि जब हम कार जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी देश से हम खरीद रहे हैं तो वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। या आप लोग मुझे बताएंगे सही है ये गलत है, जिसने भी चैप्टर को एक बार में ही पढ़ा होगा ना उसको भी आंसर बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रीजन की इंक्रीज द एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ये एसेट्स जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इंक्रीज कर देगी। बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन आज आप लोग को मिल गया, आगे के जो क्वेश्चन से हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सेकंड 5 ईयर प्लान इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल सही है कि सेकंड 5 ईयर जो प्लान है वो एक मेजर माइलस्टोन साबित हुआ इंडस्ट्री के लिए। इसमें बहुत सारे प्लानिंग्स वगैरह किए गए थे, और सेकंड जो है काफी इंपॉर्टेंट प्लान हमारे भारत के लिए था, तो बिल्कुल सही है। कह रहे बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल एम्फसिस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा है कि जो महालनोबिस थे इन्होंने ड्राफ्ट किया था, उसके मॉडल पे बेस्ड था, जिसमें पब्लिक सेक्टर का क्या मतलब रोल पे ज्यादा जोर दिया गया। तो ये दोनों ही एसर्शन और रीजन बिल्कुल ही करेक्ट है, और ये सही इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमको बताना है। पहला कि इन द अर्ली स्टेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स वाज द मेजर सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। बिल्कुल ठीक है, गांव के अंदर बेसिकली जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, मनी लैंडर, रिलेटिव्स, उन्हीं से लोग ज्यादा पैसे लेना पसंद करते हैं। स्टेटमेंट ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ओनली इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ द आउटपुट। तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन और पैकेजिंग नहीं आती, ग्रेडिंग भी आती है, ब्रांडिंग भी आती है, कैटेगराइजेशन भी आती है। तो केवल और केवल सिर्फ प्रोडक्शन और पैकिंग इसके अंदर नहीं आती, स्टेटमेंट गलत है। माइक्रो क्रेडिट सोसाइटीज हेल्प प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग द रूरल सेविंग। ये भी ठीक नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये अर्ली स्टेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो मोस्ट ऑफ द जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स मेजर फाइनेंस का मेन सोर्स था। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन पे हम आए थे, कह रहा है एसर्शन क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग मोर स्किल्ड प्रोडक्टिविटी इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का काम ही क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड और प्रोडक्टिविटी लेवल की बढ़ाई जाए। बिल्कुल सही है। ह्यूमन कैपिटल इनेबल टू हैव बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। भैया ह्यूमन कैपिटल अगर स्किल्ड होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो वो जो फिजिकल कैपिटल है उसको भी ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते, ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये एसर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ऊपर की लाइन को पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो होगा बोथ एसर्शन रीजन है ट्रू और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्योंकि जब भी हमें स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि दोनों ठीक है, लेकिन आपस में जब उसके बीच में कुछ कनेक्शन दिखती है, ये लाइन खोल रहा है इसीलिए ये हो रहा है, तो इस चीज का आपस में कनेक्शन होता है, तो हमेशा फर्स्ट हमारा आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। हमने देखा कि सेंट्रल बैंक के पास 2 होते हैं, एक क्वांटिटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। तो क्वांटिटिव में हमने देखा था बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पे क्वालिटेटिव मेजर पूछा है, तो क्वालिटेटिव मेजर क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना, कई बार ध्यान रखना
कि क्वांटिटी पूछा है, क्वालिटेटिव पूछा है, इसमें फंसना बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि हेड काउंट रेशियो यूज टू मेजर, जो हेड काउंट रेशियो है वो किसके कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? क्या लिटरेसी रेट, इलिटरेसी, एनवायरमेंट, या नन ऑफ दिस? तो ये तो पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए क्या आता है, तो यहाँ पे पॉवर्टी का ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ दिस, की किसी भी चीज के लिए इसमें ये इसका नन ऑफ दीज होगा। गलती से हुआ है, मैं तो ठीक कर देती हूँ, नन ऑफ दीज, क्योंकि पॉवर्टी के लिए तो पॉवर्टी हमारे में ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो गया। अब 30th पे हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है कि ना ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस एज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। बिल्कुल सही है कि हम लोग इतना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते जिस कारण हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। कह रहा है फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री हैवी अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री रॉ मटेरियल वर एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन, कि जो हम लोग जो ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए इंडिया जो है हैवी अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करके वो लोग ले जाते थे, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही और एक दूसरे से कनेक्शन भी है कि हमारा ट्रेड सरप्लस ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो ब्रिटिश हम पे डिपेंडेंट थे रॉ मटेरियल के लिए। तो इसका भी जो आंसर होगा बिल्कुल सही है कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और ऊपर वाले जो असर्शन है उसको रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि आखिर वो ट्रेड सरप्लस क्यों था। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट है कि नेबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन रूरल क्रेडिट, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कमर्शियल बैंक मेनली लेंड्स मनी फॉर कंजम्पशन नीड्स ऑफ द फार्मर्स, कि जो कमर्शियल बैंक है बेसिकली फार्मर को कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन देती है। देखिए बैंक कभी भी कंजम्पशन पर्पस के लोन देना पसंद नहीं करती, तो यहाँ पे जो जगह फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट की क्रेडिट क्रिएशन इज बेस्ड ऑन हाई पावर्ड मनी एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल सही है। ये तो कह रहे क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लीगल रिजर्व। देखिए क्रेडिट क्रिएशन और जो लीगल रिजर्व्स होती है एलआरआर में पढ़ा आपने कि सीआरआर और एसएलआर दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। इनमें तो इनवर्स रिलेशन है, अगर रिजर्व बढ़ेगा, हम रिजर्व को ज्यादा अपने पास रखेंगे तो हमारी जो भी लोन देने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी और मनी क्रिएशन कम हो जाएगा। अगर हम रिजर्व घटा देंगे तो लोन देने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारा जो मनी क्रिएशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो क्या इनवर्स रिलेशन है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है, 32 का सी होगा। नेक्स्ट कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें करना है, यानी कि इवेंट्स पता होने चाहिए, फिर तो आप खुद से ही पता लगा सकते हैं क्या है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान हमको पता है 1951 से 61 के बीच में हुआ था, ये आप कॉपी में लिख लो। बैंक का नेशनलिज्म कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ग्रेट और ईयर ऑफ डिवाइड कब हुआ? 1921 में। और एग्रीकल्चर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कब हटाया गया? 1998 में। तो अभी आप लोग देखिए सबसे पहले क्या हुआ? 1921, फिर क्या हुआ? 1956 से 61, फिर क्या हुआ? बैंकों का नेशनलाइजेशन, सबसे एंड में एग्रीकल्चर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया। तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही तो पार्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल सब भी कुछ आता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल और केवल विजिबल टर्म्स ही आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आते हैं, तो इसका पार्ट है, बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो ब्रॉडर कंसेप्ट है और कंपेरेटिवली द बैलेंस ऑफ ट्रेड के, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर कभी हमारे डिसइक्विलिब्रियम हो जाते हैं, अनफेवरेबल रहते हैं, तो उसको वहां से हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसमें इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और आपस में इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो असर्शन रीजन ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब कह रहे हैं नोट्स एंड क्वाइंस आर इशूड बाय, कि नोट्स और क्वाइंस, तो पहला आप दो ब्लैंक्स रखा है, तो पहले के लिए नोट्स है, नोट्स कौन इशू करता है, दूसरे क्वाइन है, क्वाइन कौन इशू करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए नोट्स कौन इशू करता है हमको पता ही है, कमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, या सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो नोट्स कौन करता है? सेंट्रल बैंक करती है, पता है जितने भी करेंसी होती है, नोट होते हैं, उसको जारी करने का अधिकार किसके पास है? उसके पास मोनोपोली है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, किसके पास है? सेंट्रल बैंक है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे कि जो कॉइन्स है वो तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है ना, पता है ना, कॉइन्स और 1 रुपए के जो नोट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? फर्स्ट का ए। अब देखिए यहाँ पे जो कौन कौन सा है ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो देखिए ध्यान से कि सी है 35th का। नेक्स्ट है एसर्शन, कह रहा है रूरल बैंक्स आर नॉट एबल टू मोबिलाइज द रूरल सेविंग, रूरल बैंक जो है ठीक से जो भी रूरल सेविंग होती है उसको मोबिलाइज नहीं कर पाते।
अब रीजन दे रखा है क्योंकि रूरल पीपल आर नॉट हैविंग सफिशिएंट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट। देखिए जनधन खोज योजना से पहले की बात बताई जा रही है, क्योंकि अब तो खैर सभी का बैंक में अकाउंट हो चुका है, लेकिन गांव के लोग बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंक के द्वारा करना पसंद नहीं करते। तो कह रहे हैं कि बैंक, रूरल बैंक में जो भी हमारे सेविंग्स होती है प्रॉपर मोबिलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि रूरल पीपल हैव डू नॉट सफिशिएंट नंबर ऑफ बैंक अकाउंट। तो याद रखना, ये जनधन योजना के पहले की बात हो रही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और जो ऊपर की स्टेटमेंट है उसको नीचे वाला एक्सप्लेन भी कर रहा है। कह रहे रूरल बैंक ठीक से मोबिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि लोगों का बैंक में अकाउंट ही नहीं है। तो ये जो है बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन वो कर रहा है। नेक्स्ट है कि असर्शन कह रहा है फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्स टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स। जो फार्मर्स है, किसान है, उधार लेते हैं लोग सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और जाते साथ अपनी फैमिली की जो जरूरत होती है उनको पूरा करने के लिए। बिल्कुल सही है, फार्मर्स को कई तरह के लोन्स लेने पड़ते ताकि अपनी जरूरत पूरी कर सके। अब इसके पीछे रीजन दे रहे हैं क्यों फार्मर्स को लोन देने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम कह रहा है गेस्शन बिटवीन द क्रॉप सोइंग और रियलाइजेशन ऑफ इनकम। क्रॉप को सो करने मतलब कि बोने में और उसको बेचकर पैसा कमाने के बीच में बहुत ज्यादा टाइम पीरियड होता है। तो ये बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि भैया लोन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भी फसल को बोएंगे, फिर बढ़ेगा, फिर कटाई होगी, फिर मार्केट में बेचेंगे, उसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इन बिटवीन सारी जरूरतें पूरा करने के लिए फार्मर्स को लोन लेना पड़ता है। तो 37 जो है कि इसका आंसर ये होगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि असर्शन कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट्स थ्रू यूपीआई एंड अदर प्लेटफॉर्म इंक्रीजिंग डे बाय डे। हम तो देख ही रहे हैं अब जो धीरे धीरे मार्केट है, कैशलेस मार्केट सच में हो रहा है। कोई छोटी सी मोटी पेमेंट करनी, चाहे 2 4 5 10 रुपए की पेमेंट करनी हो, रिक्शा वाले भी, तो भी हम लोग फटाफट पेटीएम कर देते हैं, ठीक है, गूगल पे कर देते हैं। तो आजकल दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। कह रहा है क्यों बढ़ रहा है कि दीज ट्रांजेक्शन रियल टाइम तुरंत हो जाता है, सेफ और कन्वीनियंट भी है। वे पैसे उठा के ले जाने में बहुत दिक्कत हो जाती, पहले पॉकेट मारी हो जाती थी, चोरी हो जाते थे। अब क्या, कहीं भी कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फोन आपके हाथ में होना चाहिए। फोन तो सबके लिए होता ही है, फोन के बिना तो खैर आप लोग सो भी नहीं सकते मुझे लगता है। तो फोन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो हमें अपने आजकल वॉलेट कैरी करने की जरूरत नहीं है, पैसे रखने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी हम जाते हैं हमारे में फोन हमेशा होता ही है, सारे ट्रांजेक्शन हमारे उसके थ्रू हो सकता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी पेमेंट्स हो। तो ये जो है कि बिल्कुल सही है कि दोनों ही असर्शन रीजन करेक्ट है, और जो ऊपर है वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि भैया ये जो पेमेंट्स है वो सेफ भी है, कन्वीनियंट भी है लोगों के लिए। अगर आपको किसी को 50,000 पेमेंट करनी हो तो भैया बहुत मुश्किल होता है, आपको पहले बैंक से पैसा निकालना होता था या आपको चेक देने पड़ते थे। इमीडिएट हम पेमेंट करते, सीधा आपके अकाउंट में चला जाता है 2 मिनट के अंदर, और इजीली सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी हो जाते, सेफ भी है। नेक्स्ट 38 कह रहा है कि द पुअर पीपल पोजेसेस फ्यू एसेट्स एंड रिसाइड इन कच्चा हट मंड्स। ये जो गरीब लोग हैं बेसिकली उनके पास थोड़ी से एसेट्स होते हैं। अभी भी गांव के किसान देखा होगा, बड़े छोटे से और भाई कच्चा हाउस में टाइप के रहते हैं, ऐसे उनके पास बड़े बड़े अच्छे घर नहीं होते। तो ठीक है, आपने किसानों की हालत तो खैर आप लोगों ने रियल में नहीं देखी होगी, तो मूवीज वगैरह में तो देखी होगी, अभी भी न्यूज में तो देखते ही होंगे कि किसानों की हालत क्या है। आज में किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, ना उसके फादर उसको बनाना चाहते, क्योंकि वो बेचारे कर्ज में इतने डूब गए। हर दिन न्यूज सुनते हो आप लोग, इतने किसानों ने फांसी लगा ली। तो उन किसानों की स्टेटस क्या है हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि रूरल एरियाज मैनी ऑफ देम पुअर और लैंडलेस, क्योंकि गांव के अंदर जो लोग हैं रूरल एरियाज में ज्यादातर जो लेबर है, किसान है, वो तो गरीब है, और बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास लैंडलेस, उनके पास खुद की जमीन नहीं, दूसरों की जमीन पे काम करते हैं, इसीलिए बेचारे उनकी हालत ऐसी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं बोल रहा है। हर सरकार कोशिश करती है, लेकिन अभी भी जितनी स्टेटस फार्मर की इंप्रूव होनी चाहिए वो इंप्रूवमेंट अभी भी नहीं आ रही। अब कह रहा है कि मिस संजना ने स्टार्टेड किया है कि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द वर्कर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर उसने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, विच इंक्लूड सोशल अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। इसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा भैया हमारे हेल्थ के क्या बेनिफिट्स है, कैसे अपने हेल्थ को फिट रखना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव द संजना। तो इसमें संजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है, उसने हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया, बट इन चारों में से एक उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही भैया, इस ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ भी तो आती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ह्यूमन अगर हेल्दी होगा, अपने हेल्थ के टुवर्ड अवेयर होगा, तो हेल्थ का ध्यान रखेगा, तो एब्सेंटीज कम होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो ये भी सही है। क्रिएट जेंडर वाइज, मतलब उसमें जो जेंडर इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे इस चीज का कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता। फोर्थ है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे। बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं वो 20 क्वेश्चन तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथ हो जाता है तो बच्चे कहते हैं मैम प्लीज थोड़ा वीडियो भी शॉर्ट रखिए। देखिए वीडियो शॉर्ट तो हो रखना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मैं आपको जितना ज्यादा बता सकूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, मैं उतना बताने की कोशिश करती हूँ।
इसीलिए 40 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किए, बाकी के जो 20 क्वेश्चंस हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में जो डिस्कस करेंगे, ताकि जो बच्चों की डिमांड्स है कि मैम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखिए, तो वीडियो को शॉर्ट में रखना चाहती हूँ, लेकिन जितनी जी मतलब जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप लोग तो पहुँचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक, चैप्टर से या पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।